नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करेंगे कि टीम इंडिया से बीजेपी इतना घबराई क्यों है और वो भी नीतीश कुमार को लेकर इतनी घबराहट क्यों। आज सदन में भी जो कुछ हुआ है और विश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर पे बहस हो रही थी, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत ने जिस तरीके से नीतीश पर किए गए एहसान की चर्चा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने किया, तो स्वाभाविक तौर पे ये चर्चा होगी ही कि आखिर नीतीश को लेकर इतना दर्द क्यों है बीजेपी के अंदर। अठालवे साहब आए, वो भी कह रहे थे कि नीतीश स्वाभाविक मित्र हैं, आ जाए हमारे तरफ। रघुवर दास का बयान आते रहता है। मतलब अभी फिलहाल जो गठबंधन के साथी हैं, चिराग को छोड़ दें तो एनडीए के साथ जो लोग हैं उसमें अधिकांश लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की फिर से वापसी हो जाए। बिहार बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष जो और सुशील मोदी जो भी बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि फिर से वापसी को लेकर रोजाना सतत प्रयास चला आ रहा है। हर फ्रंट पर कोशिश होती है कि नीतीश को तोड़ कर लाइए। आखिर नीतीश में ऐसा रखा क्या है इस नीतीश में जिसको लेकर अभी भी बीजेपी सहज नहीं हो पा रही है बिहार को लेकर। क्योंकि निशिकांत दुबे का कहने का मतलब है कि निशिकांत दुबे अगर जिस तरीके से जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश का असर सिर्फ बिहार में ही नहीं है, असर झारखंड में भी है। और झारखंड में जहाँ से निशिकांत सांसद हुआ करते हैं, उन इलाकों में अगर नीतीश बेहतर तरीके से फील्डिंग कर दे तो 2024 का वो यात्रा जो पार्लियामेंट में वो लगातार साध रहे हैं मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें निशिकांत भी समझते हैं और निशिकांत ये भी समझते हैं कि बिहार में कई ऐसे मामले हैं, क्योंकि वो रहने वाले बिहार के हैं, कई ऐसे मामले हैं जिन मामले में नीतीश ने आंखें टेढ़ी कर दी तो परेशानी खड़ी हो सकती है। वैसे सृजन मामले में अब सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है, बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली नहीं है, वो दफन हो चुका है, ये अलग बात है। उस वक्त सब के सब साथ थे और एक दूसरे को बचाने में लगे हुए थे, ये भी सबके जानकारी में है। और आज तक सृजन के मामले में मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के बेटा और पुतोहू की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हो रही है वो भी सबको पता है। लेकिन खैर छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश में ऐसा रखा क्या है जिस वजह से अभी भी नीतीश को लेकर बीजेपी के नेताओं के अंदर में इस तरीके का कसक है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे। जेडीयू सर, जेडीयू, और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई तो मीटिंग दो जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। तो आपने सुना निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं कि मतलब धन मुहैया कराने में अगर जदयू के पास अगर 4-5 लोग होंगे तो एक निशिकांत भी है। मतलब कहीं न कहीं से बाहर से धन मिल रहा था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को धन जिस तरीके से भी उपलब्ध हो, यहाँ तो लोग समझते थे कि किंग महेंद्र की तरफ से मोटी राशि आती है, उनको राज्यसभा सदस्य बनाते हैं, हर चुनाव में हेलीकॉप्टर वगैरह का खर्च वही मुहैया कराते हैं। अब एक नया नाम सामने आया कि इसमें निशिकांत दुबे भी शामिल थे। निशिकांत दुबे नीतीश कुमार बिहार में सरकार में बने रहे, इसके लिए लॉबिंग करते थे। ये एक अलग अंदाज में उन्होंने बात कही है। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को लेकर बार बार बीजेपी को कसक है, वो कसक ये है
कि नीतीश कुमार बुरी स्थिति में भी, चाहे वो 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो या 2020 का विधानसभा चुनाव हो, 14 से 16% वोट उनका अभी भी बिहार में है। और ये परसेंटेज ऐसा है कि इसके बगैर किसी की सरकार बिहार में नहीं बन सकती है, या इसके बगैर किसी भी गठबंधन की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। ये लगातार सर्वे होने के बावजूद भी ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की लाख आलोचना कर लीजिए, नीतीश कुमार के वोट बैंक को लेकर जो भी चर्चा कर दीजिए, कह दीजिए कि आउटडेटेड हो गया है नीतीश कुमार, लेकिन राजनीतिक रूप से बिहार में आज भी नीतीश 2005 और 10 जैसे प्रासंगिक नहीं है, लेकिन 2020 की तरह ही, जिसमें उनको बुरी तरह से चिराग के माध्यम से हराया गया, इसके बावजूद भी इतने वोट परसेंटेज उनके साथ है कि जिनके बगैर ना महागठबंधन जीत की बात सोच सकता है, ना एनडीए जीत की बात सोच सकता है। कसक यही है। और आज निशिकांत दुबे ने जो बातें पार्लियामेंट हाउस में कही है, वो तो साफ दिख रहा है कि इंडिया को लेकर बीजेपी कितनी असहज है। आज भी कोशिश यही है कि जो टीम इंडिया के साथ जो लोग हैं, तो कांग्रेस के साथ जो लोग हैं, कांग्रेस जिसके साथ हैं, उनके पुराने इतिहास को दोहराते हुए उन्हें याद दिलाएं और उनसे उनको अलग करें कि हम तो कहाँ, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि निशाने पर तीर जो है सो निशाने पर लगा है, और ऐसे में जब तीर निशाने पर लगता है तो दर्द भी उसी तरीके से बाहर आता है। तो पहली बार सदन में निशिकांत दुबे भले एक मोहरा हो, लेकिन पार्लियामेंट में जो उन्होंने बातें रखी हैं, वो बात संकेत है कि ममता बनर्जी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, फारूक अब्दुल्ला को लेकर कितना दर्द है बीजेपी के अंदर, क्योंकि ये सारे लोग वाजपेयी जी के साथ एनडीए में थे, और ये सारे लोग उस एनडीए के स्वर्णिम काल को भी अपने तरीके से भोगे हैं, जिसकी कसक आज भी इन तमाम नेताओं के दिल में कसक रही है। हाँ, ये अलग बात है कि निशिकांत दुबे ने जिस अंदाज में आज अपनी बात रखी है, मंत्रिमंडल विस्तार में बाबा के जगह पर उनको स्थान मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निशिकांत दुबे ने कल राहुल गांधी पर भी कुछ इसी अंदाज में हमला बोला था, और ये सब अंदाज है ये दिखाने के लिए कि हम आपके सबसे भरोसे हैं, और जरूरत भी है इसी तरीके के फायर ब्रांड नेता की। अमित शाह जो बीजेपी का जो एक अलग तरह का जो कल्चर डेवलप किया है, एक वाजपेयी शैली थी, जो हर प्रखंड स्तर का नेता भी वाजपेयी की शैली में बोलने की कोशिश करता था। अब बीजेपी में एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शैली है। अब हर नेता उसी शैली में बात करना चाहते हैं, जैसे बिहार में सम्राट चौधरी बात करते हैं, विजय सिन्हा बात करते हैं। अब मोदी, सुशील मोदी जैसे लोगों की शैली की जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से झारखंड में निशिकांत दुबे की वो शैली देखने को मिली है, जिस शैली के सहारे वो अमित शाह और मोदी के दिल पर राज कर सकते हैं। उन्हें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोगों के सहारे जो नीतीश पर उन्होंने डोरा डाला है, मतलब अभी भी संभावना के तलाश में है कि नीतीश को लेकर कसक है। और ये कसक क्यों है, हम इसी की चर्चा करते थे कि इनकी कसक स्वाभाविक है, और इनको पता है कि ये जो इंडिया है, टीम इंडिया, जैसे जैसे करीब आएगा, जैसे जैसे एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, परेशानी खड़ी होगी। वैसे भी दिल्ली बिल पर भले ही मोदी खुद पीठ अपना थपथपा रहे हैं कि सेमीफाइनल था वो, मतलब सेमीफाइनल जीत के 2024 का फाइनल भी जीतेंगे, लेकिन सेमीफाइनल जीतने के लिए जो कुछ भी वो दांव पर लगाए हैं, वो कम बड़ी चीज नहीं है। उस सेमीफाइनल के लिए नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के साथ जो अंडर टेबल कंप्रोमाइज किए हैं, वो कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात जता रही है कि आप कितना घबराए हुए हैं। और पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीजेपी ने को जिस तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की है विपक्ष ने, मतलब टीम इंडिया ने, भले वो उस दौर के आतंकी हमला को की चर्चा करते हुए
मणिपुर की घटना को चाहते हैं कि नज़रअंदाज कर दें। मणिपुर पर एक भी बीजेपी के नेता मणिपुर से बोलने से बच रहे हैं। वो याद कर रहे हैं वही पुराने, जैसे नेहरू को याद करते थे, मुंबई ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, मतलब पुरानी चर्चा करते हुए हम उसको उलझा कर रखना है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के सहारे मोदी की घेराबंदी की है, वो घेराबंदी इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि अभी तक इस देश में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। सरकार एक ही बार गिरी है, मोरारजी देसाई की। नहीं तो आज तक कभी अविश्वास प्रस्ताव में कोई सरकार नहीं गिरी है। वाजपेयी जी की सरकार विश्वास मत में गिरी थी, समझ गए। तो हर बार अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष उस स्थिति में लाया है जब प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर करना पड़े। या जैसे पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो स्थिति बनी थी, उसमें इसी तरीके से सदन में बहुत काफ़ी कम संख्या में लोग थे। नेहरू इस पर बयानबाजी करने से बच रहे थे, तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया पहला बार और मोदी को मजबूर किया सदन में बोलने के लिए। हालांकि मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव को लेकर जो संविधान में चर्चा है, उसमें कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिसके सहारे मोदी जिस जिद पर अड़े हुए हैं कि हम सदन को संबोधित नहीं करेंगे या मणिपुर की घटना पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो हो सकता है कि मणिपुर की घटना पर ना भी बोले, अमित शाह खड़े हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से घेराबंदी किया मोदी को और जिस इशू पर घेराबंदी किया, देखिए ये इशू सिर्फ मणिपुर का नहीं है, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, अब ये इशू इंटरनेशनल इशू हो गया है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ व्यवहार हुआ है, उसको लेकर अब सिर्फ मणिपुर की ये घटना नहीं रही है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जितना मणिपुर की घटना से बोलने से बच रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि उतनी ही धूमिल हो रही है। और विपक्ष या टीम इंडिया यही तो चाह रहा है कि मोदी एक्सपोज हो। मोदी जो दुनिया के सामने में जो बातें कह रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये एक्सपोज हो। क्योंकि पहली बार मुसलमान से इतर क्रिश्चियन नैरेटिव्स पर चीज़ें बढ़ाने की कोशिश हुई थी, और मुसलमान किसी परिस्थिति बस वो नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दबाव देने की स्थिति में आज नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी तो दबाव देने की स्थिति में है। और वो चीज़ें जब चलेंगी तब तो बहुत कुछ खेला हो गए। और विपक्ष यही चाहता है कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, लेकिन आज जिस तरीके से चर्चा थी कि राहुल बोलेंगे, राहुल मणिपुर के मसले पर नहीं बोलकर लोगों को निराश जरूर किया है। लेकिन गोगोई के माध्यम से, वो तरुण गोगोई के बेटे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहारे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति साधने की कोशिश अगर कांग्रेस की रणनीति रही होगी, तो इस रणनीति का भी एक अलग मायने है। लेकिन राहुल सदन में बोले ये जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत राहुल से हो, सेकंड लास्ट में भी, मतलब मोदी से पहले भी राहुल को बोलने की जिम्मेवारी उठानी चाहिए, क्योंकि देश अब राहुल की तरफ देख रहा है कि मोदी के एक्शन पर राहुल की क्या प्रतिक्रिया होती है। कोई भी सर्वे रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, जिस तरीके से चीजें कही जा रही हैं वो सत्य नहीं है। लोग लड़ाई अब मोदी वर्सेस राहुल देखना शुरू कर दिए हैं। अभी 28 और 42-43 का फर्क है ना, देखिए वो फर्क कैसे कम होता है, क्योंकि ये चीजें अब इस तरीके से लोग सोचने लगे हैं कि नहीं, राहुल मोदी को फाइट दे सकते हैं।